प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं जो बुक 1 है आपकी क्लास 12 मैथमेटिक्स, जो बुक नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक के 20 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, उत्तराखंड, झारखंड, किसी भी बोर्ड में क्यों ना हो, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयारी कर लेना। बाकी अच्छे प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो मेरे कहने पे एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक शेयर करेगा, भगवान उसके 95% जरूर दिलाएंगे। चलिए पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः एम तथा एन हो, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। देखो, हमें एक संबंध दे रखा है, ठीक है, जो ए से बी में जा रहा है। तो हमारे पास समुच्चय है, एक समुच्चय का नाम क्या दे रखा है? ए, एक समुच्चय का नाम दे रखा है बी, और हमारा जो संबंध जा रहा है वो ए से बी में जा रहा है, ठीक है। ए में जो अवयव है वो एम अवयव है, और बी में जो अवयव है वो एन अवयव है। हमसे बोला है संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2 की पावर, इस ए सेट में जितने भी अवयव हैं एन ए गुणा इस बी सेट में जितने भी अवयव हैं उनके गुणा कर दो, ठीक है। तो ए सेट में अवयव है एम गुणा बी सेट में अवयव है एन, तो ये आ जाएगा 2 की पावर एम एन। क्या आ जाएगा बच्चों? 2 की पावर एम एन आ जाएगा। 2 की पावर एम एन कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 23 में, 24 में, 25 में पूछा गया है, 26 में भी पूछा गया इस साल, और 27 में भी आएगा। आते जरूर हैं इस प्रकार के प्रश्न, छाट के लाया हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने करा ही रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। ये पूरे बुक के हैं, बुक नंबर 1 के 20 ऐसे तगड़े प्रश्न हैं जो हर साल आ जाते हैं। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 का मुख्य मान क्या होगा? एनसीईआरटी का प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आता है। तो बच्चा क्या सोचता है कि कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 पाई/6, और ऑप्शन में भी 7 पाई/6 है, तो वो टिक मार के चला आता है पहला वाला। अगर आप भी टिक मारोगे पहला वाला तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो क्या होता है? वो होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, ठीक है। जब इस रेंज में होता है तभी इससे ये हटता है। अब ये 7 पाई/6 अगर भाग देंगे 6 से, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा ना, जो कि 1 पाई से बड़ा है। इस रेंज से बाहर चला गया। जब भी रेंज से बाहर जाता है तो हमें इसको क्या करना होता है? तोड़ना होता है। तोड़ो, ठीक है। बाहर अपने पास क्या है? कॉस इनवर्स। अब 7 पाई/6 को हम तोड़ेंगे, तो 2 पाई में से क्या घटाएं? 6 दूनी 12 में से 5 घटाएंगे, तो 2 पाई में से अगर पाई/6 में घटा देता हूँ, तो 6 दूनी 12, 12 पाई में से 5 पाई घटेगा तो क्या आ जाएगा? 7 पाई। हल करके यही आना चाहिए। अब आपको सूत्र पता है कि भैया कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह भैया है, सूत्र में रख दीजिए। बाहर है हमारा कॉस इनवर्स, अंदर हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे पाई/6। अब 5 पाई/6 जो है बच्चों, वो 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है, तो अब इससे ये क्या होगा? हट जाएगा। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 5 पाई/6। 5 पाई/6 कहीं दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में फोड़ना चाहते हैं, ठीक है, और गणित सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाए, ऐसा आप अगर चाहते हो, तो आप हमारा लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, वहाँ आप जाएंगे तो हमारी डेली लाइव क्लास आती है। यूट्यूब पे क्लास हो ना हो, एप्लीकेशन पर डेली क्लास होती है, डेली शाम के 5 बजे लाइव। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया लक्ष्य बैच, तो फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं ये जो फलन है x के सापेक्ष अवकल गुणज क्या होगा? अवकलज करना है कुल मिलाकर। मान लेते हैं, माना हमारे पास जो फलन है उसका नाम मैंने y दे दिया। क्या है हमारे पास? साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है भैया, अवकलज करना है एक्स के सापेक्ष, अवकलज गुणज निकालना है। तो साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन का हो गया, अब अंदर वाले का होगा अवकलज डी बट्टे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अवकलज कीजिए, ये तो हो चुका, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हो चुका। अब हमें इसका अवकलज करना है, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा सही हो जाएगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, पहला वाला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है, ऐसा प्रश्न आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। कह रहे मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर दे रखा है, r का मतलब रिलेशन, संबंध। a से b में एक ऐसा संबंध है कि जो a है ना वो b-1 के बराबर है, और b का मान आपको 3 या 3 से बड़ा लेना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 या 3 से बड़ा लेना है b। देखो यहाँ 4 है, 6 है, 3 5 है, 3 नहीं ले सकते, 3 से अच्छा 3 ले सकते, 3 या 3 से बड़ा लेना है b, ठीक है। तो पहले वाले पे आ जाते हैं। देखो a बराबर हमारे पास क्या है b-1 है, अगर b में 4 लेता हूँ तो a मेरा क्या होगा 4-1 यानी कि 3 आ रहा है। तो हमारा संबंध क्या है, a, b r में होना चाहिए। a मुझे 3 मिला, b मुझे 4 मिला, क्या 3, 4 r में है, 3 नहीं, यहाँ तो 2 लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं b लेता हूँ 5, तो मेरा a क्या हो जाएगा, 5 रखना है b के स्थान पर -1, तो ये 4 आ रहा है। तो a मुझे 4 मिला, b मैंने 5 लिया था, तो 4, 5 r में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी डी और सी भी गलत हो जाएंगे, चेक करोगे तो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ रहा है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, हर साल एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे मान लीजिए कि अगर फलन आर से आर में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, और मेरा फलन ये दे रखा है f(x) बराबर 3x दे रखा है, द्वारा परिभाषित है, तो आपको बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। सो देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा मैं आपको। एक तरफ लिखते हैं एकाकी और एक तरफ लिखते हैं आच्छादक। एकाकी को अंग्रेजी में बोलते हैं 1-1, आच्छादक को अंग्रेजी में बोलते हैं on-2, पता होगा। चित्र की मदद से समझाता हूँ। जो मेरा फलन है बच्चों, वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है ना। ये मेरा x होता है, ये मेरा y होता है, x को y बोलते हैं, ठीक है, x को y बोलते हैं, y बराबर हमारे पास है 3x। इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, ठीक है। मान रखते हैं, सपोज करो मैंने 0 रखा x के जगह पर, तो 3 गुणा 0 क्या हो जाएगा बच्चों 0। अगर मैंने 1 रखा तो 3 गुणा 1 क्या हो जाएगा 3। अगर मैंने -1 रखा तो 3 गुणा -1 क्या हो जाएगा -3। अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट दे रहा है। किसी ने रिपीट किया कि 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, नहीं, अलग अलग इनपुट रख रहे हैं, अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। यानी कि बच्चों ये क्या है, एकाकी है, एकाकी है। आच्छादक का क्या होता है, इसी से आइडिया लग रहा है कि ये आच्छादक भी होगा, ठीक है। लेकिन रुको, आच्छादक का जो डिटेल कॉन्सेप्ट होता है, हम क्या करते हैं, हम f(x) को y मान लेते हैं। माना f(x) = y, तो y बराबर मेरे पास क्या दोस्त 3x, तो यहाँ से x का मान क्या जाएगा y/3। चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इसके पास पूरी वास्तविक संख्या, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, फलन है, ये मेरा x होता है, ये मेरा y। तो x सबकी बार सूत्र में क्या आ रहा है y के बट्टे में 3। कॉन्सेप्ट क्या होता है आप जानते ही होंगे। आच्छादक क्या होता है, ये हमारा सह प्रांत होता है। सह प्रांत के अंदर कोई भी अवयव हो,
जितने भी अवयव हो उन सभी का प्रतिचित्रण यहाँ मिलना चाहिए, और जो भी प्रतिचित्रण आता है वो इसके सेट का ही होना चाहिए, आउटसाइडर का नहीं होना चाहिए। तो तुम आर से कुछ भी सोचो, तुम अगर 0 सोच लेते हो, वाई का मान तुमने 0 सोचा और यहाँ रखोगे वाई की जगह पे 0/3, क्या जाएगा 0। 0 तुमने आर से लिया और जो इसका प्रतिचित्रण 0 मिला है वो भी आर में ही होता है। तुम कुछ भी सोचो, √2 सोचो, √2 रखोगे वाई के स्थान पर, √2/3 आपको प्रतिचित्रण मिलेगा। ये भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। तो तुम कोई भी संख्या सोचो, चाहे प्लस का, माइनस का, बट्टे का, गुणे का, भिन्न का, अंडर का, फंड का, दशमलव का, कुछ भी सोचो, तो उसका प्रतिचित्रण यहाँ जरूर मिल जाएगा, जो कि एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, तो ये आच्छादक भी हो जाएगा। सहप्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ मिल रहा है, तो ये आच्छादक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट ढीला है, आपने हमारे चैप्टर शुरू से नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और बाकी आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आ जाओ। इस टाइप के प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो सारे सूत्र भी हमें याद होने चाहिए। जैसे ये सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशिक इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा परिचय रो है। तो आपको पता है जो साइन का होता है वही कौशिक में आता है, और जो, क्योंकि कौशिक क्या होता है, 1/sin, साइन जिसमें परिभाषित नहीं होगा उसे हटा देना होता है। ठीक है, क्योंकि किसी के बट्टे 0 वो परिभाषित नहीं होता है, और साइन 0 का मान 0 होता है। तो कौशिक में क्या होता है, साइन का सब होगा सिर्फ 0 को छोड़कर। तो साइन का क्या होता है, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2, इसमें सिर्फ क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो कौशिक इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिचय होता है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होता है, उसमें बस 0 नहीं होता है। -0 का मतलब 0 नहीं है इसमें, बाकी सब है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा तगड़ा था, आराम से बन गया। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं बच्चों, ये सारे मैंने विद्या क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। ये मैं अपने दिल से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, तो जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ इंपॉर्टेंट, वो मैं यहीं से लेता हूँ। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं। तो अगर आप तैयारी अच्छी करनी चाहते हो तो ये ज़रूर ले लेना अभी। ठीक है, मैं जब अभी ये शायद मार्केट में नहीं आया होगा, जब आएगा ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इस बुक की। अगर आप वहाँ से खरीदोगे ना तो थोड़ा मोड़ा कुछ कमीशन होता है, 2-3% वो मुझे मिल जाएगा। हाँ, ये लालच मेरे है कि थोड़ा मोड़ा कमीशन मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके भले के लिए बता रहा हूँ। ये जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं मैंने इस बुक से ही लिए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हो, अच्छी प्रिपरेशन के लिए ये बुक आप ज़रूर ले लेना, जैसे ही मार्केट में आती है नई वाली। ठीक है, चलिए, बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, कलरफुल भी है। देखो कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया है ये भी दिखा रहा है, तो बढ़िया है, ले लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। कह रहे माना x आपके पास ये है, y आपके पास ये है, x से y तक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। संबंध नहीं बोला इसने, फलन बोला है। अब देखो ट्रिक देखो, x में कितने अवयव है, 3 अवयव है, y में कितने अवयव है, 2 अवयव है। क्या बोला है, x से y बोला है, क्या बोला है, x से y बोला है, फलनों की संख्या निकालनी है। तो इसका सूत्र क्या होता है, x से y बोला है, y पे खत्म हो रहा है, तो y को पहले रखना है, y फिर पावर में आ जाएगा x। तो y में कितनी संख्या है, 2, x में कितनी संख्या है, 3, तो आंसर आ जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 8। सिंपल सिंपल फॉर्मूला, सिंपल सिंपल ट्रिक से समझा रहा हूँ ताकि आप चाह के भी भूल ना पाओ। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं हमारे पास एक फलन है जो कि x से y में एक आच्छादक फलन है, यदि और केवल यदि f का परिसर क्या होगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास एक फलन जा रहा है बच्चों जो कि x से y में जा रहा है, x से y में जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे परिसर कब होगा, आच्छादक फलन, तो परिसर क्या होगा। तो जानते हैं अगर कोई फलन आच्छादक होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर कोई फलन आच्छादक होता है तो हम जानते हैं जो उसका सहप्रांत होता है, जो उसका सहप्रांत होता है और जो परिसर होता है
वो बराबर होता है। अगर कोई फलन आच्छादक है तो ये चीज होगी ही होगी, कोई सरहद कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, कोई भगवान भी आके इसको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया बच्चों, हमसे पूछा गया कि परिसर बताओ क्या होगा। हमसे परिसर पूछा है, तो हमें तो पता है कि भैया परिसर किसके बराबर होता है, सहप्रांत के बराबर होता है अगर फलन आच्छादक है। और सहप्रांत कौन सा होता है, ये जो पूरा फलन होता है y इधर वाला, इसे हम सहप्रांत कहते हैं। तो परिसर किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, y के बराबर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देख रहे हो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने आसान आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपने हमसे पढ़ाई की है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए चुटकी में बनाओगे आप। ठीक है, कॉन्फिडेंस यहाँ पर रहेगा हमेशा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ए बी क्या होगा। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है, आपको ए बी बताना है। यहाँ पर हमारा ए है, यहाँ पर हमारा बी है, अवयव रखेंगे। यहाँ पर 1 0 0 -1 0 1 1 0। ठीक है ना, दोनों के जो कोटि हैं वो समान है, हो जाएगा गुणा। इधर से लेते हैं और फिर इधर से लेते हैं, गुणा करते हैं। 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 1 0, फिर 1 गुणा 1 1, 0 गुणा 0 0, फिर 0 गुणा 0 0, -1 1 कम -1, 0 1 कम 0, -1 गुणा 0 0। ठीक है, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 0 1 -1 0, 0 1 -1 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का कितनी बार पूछा गया, लगभग हर साल आता है। 20 22 23 24 25 26 हर साल आता है, इस साल भी पूछा गया था। कह रहे हैं यदि ए ये है, ए प्लस ए डैश आई के बराबर हो तो अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ए प्लस ए डैश आई के बराबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ हम ए लिखते हैं, ये हमारा ए डैश आ जाएगा जो कि आई के बराबर है। ए हमें दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ए डैश क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना। तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई है सेकेंड ऑर्डर का 1 0 0 1, तत्समकाव्य। संगत पदों को जोड़ देना है अब, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा में से साइन अल्फा घटेगा 0, साइन अल्फा में साइन अल्फा घटेगा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 1 0 0 1। अब आप देख रहे हैं कि भैया ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो संगत पदों की आप क्या कर दोगे, तुलना। आपके पास क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा 1 कॉस अल्फा, ये दो गुणे में तरह के आ जाएगा बट्टे में, क्योंकि बराबर है। इधर कॉस अल्फा में, इसका मान कॉस में सोचो, कॉस 60 बोले तो π/3, कॉस से कॉस कटा, अल्फा का मान क्या जाएगा, π/3, अल्फा का मान आ जाएगा π/3। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे कोटि 3 × 3 के सभी संभव अवयवों की संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 2 या 0 हो क्या होगी। हमसे क्या पूछा है, अवयवों की संख्या। ठीक है, तो अवयवों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रविष्टि की संख्या पावर में आ जाता है कोटि। तो हमारे पास प्रविष्टि कितनी है दोस्त, हमारे पास प्रविष्टि है 2 और 0, 1 2 प्रविष्टि है। कितनी एंट्रीज है, 2 1 2, तो प्रविष्टि हमारी 2 हो गई। कोटि हमारी क्या है, 3 × 3, यानी 2 की पावर 9,
2 को 9 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 512। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि अवयव ए और बी के क्रमश इतने और इतने हैं तो ए बी का मान क्या होगा? ए और बी की गुणा करनी है आपको, ए और बी की गुणा करनी है। तो जब गुणा करोगे तो इनका ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ए का जो ऑर्डर हमें दे रखा है वो दे रखा है पी गुणा क्यू, और बी का दे रखा है क्यू गुणा आर। दो मैट्रिक्स की गुणा तभी संभव होती है जब इसके आखिर वाला और इसके स्टार्टिंग वाला क्या हो? समान हो, क्यू क्यू, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा? पी, यहाँ से क्या बचा? आर। तो जो ए बी की गुणा करोगे उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा पी गुणा आर। क्या होगा बच्चों? पी गुणा आर। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहे हैं ये जो अवयव है, ठीक है, ये कैसा अवयव है? क्या ये एक वर्ग अवयव है? बिल्कुल, वैसे तो ये वर्ग अवयव है, 3 रो है, 3 ही कॉलम है, ठीक है। लेकिन और ढंग से देखो, क्या ये विकर्ण अवयव है? ये देखिए विकर्ण अवयव है या फिर तत्समक अवयव है, ये आपको बताना है। ये कैसा अवयव है? तो बच्चों ये, या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो बच्चों ये एक विकर्ण अवयव है। डायगोनल में एंट्रीज है, विकर्ण में एंट्रीज है, बाकी सारे क्या है? 0 हैं। इसका ये ऑप्शन भी सही है, वर्ग अवयव है ना। देखो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, ये पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है, 23, 24, 25, 26, हर साल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या दे रखा है? देखो ये चीज़ दे रखी है, आपको एक सूत्र पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² b प्लस 3b² a, ये सूत्र होता है। कह रहे हैं a एक वर्ग अवयव इस प्रकार हमें दे रखा है कि a² का मान a के बराबर है, तो आपको बताना है इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक है। i प्लस a की घात 3 माइनस का 7a, तो ये हो जाएगा a की घात 3 b की घात 3 3a² b 3b² a, ठीक है, माइनस क्या है अपना? 7 है। आई की घात कुछ भी हो, आई होता है। ए की घात 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई की घात कुछ भी हो, आई होता है। a² की जगह क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, गुणे में है आई, ठीक है। फिर देखिए a² की जगह क्या आ जाएगा? a, गुणे में है अपना a। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से गुणा करो वही मैट्रिक्स रहता है, तो ये आ जाएगा 3a। सेम चीज यहाँ हो जाएगी 3a, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? a² की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? a। तो 3a 3a 6 है, और ये 7a, 7 और 6a और ये 7a, 7 में से 7a कटा, क्या बचा? सिर्फ आई बचा। क्या बचा? सिर्फ आई बचा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान होंगे, ठीक है, किस मान के लिए? ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर दे रखा है ना। आपको एक्स और वाई के मान बताने हैं। तो देखिए ये है, इसके बराबर होगा, तो y प्लस 1 इसके बराबर होगा 8, प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 8, y का मान क्या जाएगा? 7। y का मान आपको 7 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, ओके। अब आप x देखिए, ये चीज इस चीज के बराबर होगी, तो ले लो 3x प्लस 7 है 0 के बराबर, प्लस का 7 इधर के माइनस का 7, 3 गुणे में इधर के बट्टे में,
x का मान माइनस के 7/3, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। x का मान जो आ रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं? ये लिखूंगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, कह रहे हैं ये जो सारणिक है इस सारणिक के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? 2 × 2 ऑर्डर का सारणिक है, इसकी गुणा इसके साथ x गुणा x, x² माइनस इसकी गुणा इसके साथ 18 दूनी 36, फिर 6 छंग 36 माइनस 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, आगे हल करेंगे, प्लस माइनस 36 का वर्गमूल, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस के 6, सिर्फ प्लस का 6 नहीं, दोनों प्लस माइनस 6 आएगा इसका आंसर। तो ये भी प्रश्न आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ढंग से पढ़ना और फिर उत्तर देना है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, बिल्कुल सही कथन है। सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, ये भी थोड़ा थोड़ा सही है। पूरा परफेक्ट स्टेटमेंट जो होगा उसको सही बोलेंगे हम। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, ये पूरी स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन सही है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जी नहीं, सी ऑप्शन सही है। ये दोनों कथन ए और बी सी में आ गए हैं। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या को व्यक्त करता है, तो ये परफेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही हो जाएगा। आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष इतने 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 हैं, तो के का मान क्या होगा? ठीक है, के का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, x2 y2 x3 y3 ये हमें दे रखा है, और क्षेत्रफल मुझे 9 वर्ग इकाई दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बच्चों? ये होता है 1/2, और अंदर आपका होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मान रखेंगे, क्षेत्रफल हमें दे ही रखा है 9, 1/2 यहाँ पर है, x1 मेरे पास है -3, y1 है 0 1, फिर आ जाओ 3 0 1 0 के 1, ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाए गुणे में 9 दूनी 18, 1 से गुणा करोगे वही रहेगा। इधर सारणिक है, इसको खोलना पड़ेगा, खोल दो। इस तरफ हमारे पास क्या है 18 है, r1 के सापेक्ष खोल देंगे, ये वाला चिन्ह प्लस का होता है, माइनस का प्लस का। सारणिक को खोलना आपको आता ही होगा, तो पहला आ जाएगा माइनस का 3 प्लस गुणा -3, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, 0 1 कम 0 माइनस के 1 कम के, फिर आ जाएगा 0 0 गुणा, देखो ये 0 आएगा ना, 0 गुणा कुछ भी हो 0, फिर प्लस का आएगा 1, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 3 गुणा के 3 के, 0 गुणा 0 0, तो ये आ जाएगा माइनस का के 3 माइनस माइनस प्लस का 3 के 3 के, ये तो 0 हो जाएगा, तो 6 के बराबर आ जाएगा 18, 6 3 18, के का मान कितना आ जाएगा? के का मान आ जाएगा 3, के का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ये x है, ये y या dy/dx क्या होगा? जब x और y अलग अलग दिए जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये प्राचाल वाला प्रश्न है, पैरामीट्रिक वाला प्रश्न है, हमें dy/dx निकालना है। प्राचल मेरा क्या है? t है, तो ये हो जाएगा dy/dt dx/dt। ये हम अलग अलग निकाल लेते हैं। हमारे पास y क्या दे रखा है? 4 के बट्टे में t, तो t के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या होगा? 4 कांस्टेंट है, d/dt 1/t हो जाएगा,
एक बट्टे टी का अवकलज क्या होगा, माइनस के 1/t²। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4 बट्टे में t²। फिर आ जाओ x बराबर है अपना 4t, अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, सॉरी t के सापेक्ष, t का अवकलज t के सापेक्ष 1 होगा तो ये 4 आ जाएगा। अब ये मान उठाकर यहाँ रखो, माइनस के 4 बट्टे t² बट्टे में 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ, 4 गुणा 1 t² गुणा 4, 4 से 4 कटा, आंसर आ जाएगा माइनस के 1/t², माइनस के 1/t²। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं साइन इनवर्स e⁻⁻x का अवकल गुणज क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो अवकलज करना है आपको। मान लेते हैं y हमारे पास है, साइन इनवर्स e⁻⁻x, इस फंक्शन का नाम मैंने y बोल दिया। अवकलज करना है आपको x के सापेक्ष। साइन थीटा का अवकलज क्या होता है साइन इनवर्स का, 1 के बट्टे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस जो भी x होता है, ये x की जगह पर इसका स्क्वायर। फिर क्या होगा, जो भी एंगल में होता है उसका क्या हो जाता है अवकलज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e⁻x का अवकलज x का जो भी गुणा जो माइनस है वो सामने लग जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। अब ये ऑप्शन में ढूंढोगे तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसको सरल किया गया है। कैसे, ऊपर है अपने पास माइनस e⁻⁻x, और ढंग से देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये माइनस का है, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ आ जाएगा e⁻2x, इसके गुणा इसके साथ माइनस ये। ठीक, अब देखो e⁻2x है, बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ e⁻+ आ जाएगा। ये बट्टे वाला ऊपर आ जाएगा गुणे में, गुणे में घाते जुड़ती हैं, e⁻+x e⁻⁻x, गुणा में घाते जुड़ जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है ना। तो ये पावर क्या हो जाएगी 0, और किसी की पावर 0 है उसका मान 1 होता है। माइनस का 1 बट्टे में अंडर रूट के अंदर e⁻2x माइनस के 1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे किसी समबाहु त्रिभुज, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो x है, ये भी x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ठीक है, भुजाएं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। भुजा में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, हमें क्या दे रखा है, dx/dt, क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेकंड से मुझे आइडिया लगा कि ये समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रही है यानी कि प्लस में है। जब भुजा 10 सेंटीमीटर हो, जब x का मान 10 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग, यही होता है सूत्र। तो क्षेत्रफल को मैं अगर a से दर्शाऊं, a हमारे पास है √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल के बढ़ने की दर क्या होगी वो निकालना है। हमें निकालना है dA/dt, ये क्या होगा ये बताना है। t के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलज कर दो, √3/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पावर सॉल्व होगी,
2x, और x का अवकलज क्या हो जाएगा, dx बट्टे dt। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, x का मान हमें क्या दे रखा है 10, और dx बटे dt का मान क्या दे रखा है 2। 2 से 2 कटा तो ये आ जाएगा 10√3। 10√3 कहीं दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये आपके नई एनसीईआरटी सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। इजी भी है, कक्षा 11 से में आपने ये सब पढ़ रखा है, उसी से आधारित प्रश्न है। किस बिंदु पर रेखा ये की जो ढाल है, इस ढाल की ढाल के बराबर होगा? किस बिंदु पर दोनों के ढाल बराबर होंगे ये बताना है। एक ढाल में दे रखा है y बराबर x+1, और दूसरा ढाल में दे रखा है y² बराबर 4x। दोनों वक्र के रूप में है, तो वक्र के रूप में ढाल क्या होता है, dy बट्टे dx। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, तो कर दो भैया अवकलज, dy बट्टे dx, x का अवकलज 1, कांस्टेंट का अवकलज 0। ये इस रेखा की ढाल आ गई। इसका अवकलज जब हम करेंगे दोनों तरफ, 2y पहले पावर सॉल्व होगा, और y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। 4 x का अवकलज क्या हो जाएगा 1, dy बट्टे dx क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, यानी कि dy बट्टे dx हमारा आ जाएगा 2 बट्टे y। अब प्रश्न में ये बोला है कि ये ढाल और ये ढाल बराबर है, ठीक है। प्रश्नानुसार किस बिंदु पर दोनों की ढाल समान है, ये हमें बोला है ना। तो ये ढाल उस ढाल के बराबर है, यानी कि 2 के बट्टे में y किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा y एकम y का मान क्या जाएगा 2। हमें निकालना है बिंदु, बिंदु में x पहले होता है, फिर y बाद में होता है। y का मान 2 आ रहा है। 2 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। या तो डी ऑप्शन सही होगा या पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब इस y के मान को उठाओ और समीकरण नंबर 1 में रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो y² बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो y का मान आ जाएगा ना 2 बट्टे y एकम, अच्छा y की जगह पे रखना, मैं x की जगह रख दिया, नजर हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। y का मान यहाँ रख देते हैं ना, यहाँ से ज़्यादा आसान होगा। तो y का मान 2 मैंने यहाँ रख देता हूँ, x+1, प्लस का 1 बच्चों इधर आके क्या होगा, माइनस का 1, x का मान क्या जाएगा 1। तो बिंदु हमारी होगी पहले x आता है, y आपको 2 मिला था, 1,2, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में RX हमें ये दे रखा है, x बराबर 15 पर सीमांत आय ज्ञात करनी है। तो सीमांत आय निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। जो भी आपको दिया जाता है RX, उसका आपको क्या करना है, सीमांत आय निकालने के लिए एक बार अवकलज कर दो भैया, एक बार अवकलज। 3x² का अवकलज 2x, 36 x का अवकलज 1, ठीक है। कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 36। अब x बराबर क्या बोला है, 15 बोला है। तो सीमांत आय के लिए जो x का मान दिया जाता है वो रख देते हैं। x की जगह पे क्या रख दो, 15 रख दो। 15 छक्का 90 प्लस 36, तो ये हो जाएगा आई थिंक 126। क्या हो जाएगा 126। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं और बता दिए हैं। 20 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं, पूरे किताब में से तगड़े क्वेश्चन थे, और ये सारे प्रश्न मैंने विद्या क्वेश्चन बैंक से लिए। तो इस वीडियो का पूरा फुल क्रेडिट विद्या क्वेश्चन बैंक को जाता है, ठीक है।
तो विद्या क्वेश्चन वालों, आपको क्रेडिट मैंने दे दिया है, मुझे स्ट्राइक वगैरह मत दे देना। मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों, सारे क्वेश्चन मैंने इस बुक से लिए हैं, और आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप ये क्वेश्चन बैंक जब आए मार्केट में वो ले लेना, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक अगर आप ढंग से करते हो तो कोई सरहद कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती 100 नंबर लाने से लिए। और प्रिपरेशन अच्छी बनाने के लिए आप हमारा लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन करें। लक्ष्य बैच में डेली 5 बजे हमारी कक्षाएं होती हैं, डेली यूट्यूब पे क्लास हो या ना हो, एप्लीकेशन पर डेली क्लास होती है। ये बच्चे जिन्होंने ले रखा है लक्ष्य बैच उनको पता है, तो फटाक से जाके देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक लक्ष्य बैच नहीं लिया है। और जैसे ये किताब आएगी मार्केट में, उसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। लाइक और सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगते हैं, फ्री है, तो दबा के करो।